ग्रीटिंग्स बच्चों। पिछली क्लास में अपन देख चुके हैं डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। डायमेंशन एनालिसिस के अंदर अपन ने सबसे पहले ये देखा डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। उसके बाद अब नेक्स्ट जो पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं वो ये देखना चाहते हैं कि कैसे हम किसी फार्मूले को चेक करेंगे कि वो करेक्ट है कि नहीं है। देखो, हमने देखा था पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जो डायमेंशन एनालिसिस होता है उसके 3 यूज़ अपन ने देखे थे। फर्स्ट यूज़ क्या था कि कैसे हम डायमेंशनल फार्मूले को क्रिएट करेंगे, कैसे हम एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे बिटवीन फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, ये तो पहला यूज़ अपन ने देखा। सेकंड यूज़ इसका क्या रहता है? सेकंड यूज़ इसका रहता है कि मैंने मान लो जैसे कि आपको एक फार्मूला दे दिया, मैंने उस फार्मूले को आपको दिया और आपसे पूछा कि चेक करके बताओ कि वेदर दिस फार्मूला इज़ करेक्ट और नॉट। मैंने आपसे बोला कि चेक करके बताओ वेदर दिस फार्मूला इज़ करेक्ट और नॉट। तो आप लोग क्या यूज़ करेंगे? आप लोग डायमेंशनल एनालिसिस का फॉर्म यूज़ करेंगे। कभी कभार एग्ज़ाम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर जब हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, हमें उसमें रिलेशन को चेक करना पड़ता है कि कौन सा रिलेशन सही है। ठीक है, मान लो कि मैंने आपको एक एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि ये क्वेश्चन है कि भैया बताओ फोर्स के चारों में से कौन सा सही है। एक आपको दे दिया Gm/r², एक आपको मैंने दे दिया Gm²/r² ऑप्शन दे दिया, एक आपको मैंने ऑप्शन दे दिया mv²/r, और एक ऑप्शन मैंने आपको दे दिया नन ऑफ दीज। अब ये जो 4 ऑप्शंस हैं, आप इसमें से पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन सही है? आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला फोर्स निकालने में यूज़ आता है? तो यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? डायमेंशन एनालिसिस यूज़ करते हैं। कौन सा मेथड? डायमेंशन एनालिसिस। अब डायमेंशन एनालिसिस का सेकंड मेथड आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन याद करो बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने 3 होमवर्क के लिए 3 असाइनमेंट्स दिए थे, 3 क्वेश्चन दिए थे। एक एंगुलर मोमेंटम निकालने को, एक हीट निकालने को, और एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालने को, जिसका फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया था। इसके डायमेंशन निकालने को मैंने आपको दिया था। तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे देखते हैं कैसे डायमेंशन एनालिसिस होगा। चलिए, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो नंबर 1 यहाँ पर लिख लेते हैं। नंबर 1 इज़ एंगुलर मोमेंटम। नाउ व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम हम आगे जाके रोटेशन में पढ़ेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। मास इनटू वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस। मास इनटू वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस। नाउ मास इज व्हाट? मास अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसको m लिख सकता हूँ। वेलोसिटी हम ऊपर देख चुके हैं, दिस कैन बी रिटन एज L(t⁻⁻1). सही बात है, L(t⁻⁻1), एंड डिस्टेंस कैन बी रिटन एज L. So what is the dimension formula? Dimension formula for angular momentum comes out to be m⁻1, L⁻2 and t⁻⁻1. So mL2t-1 is the dimensional formula for angular momentum. Clear? चलिए नेक्स्ट, इसी तरीके से अब अपन क्या फाइंड करेंगे? नंबर 2 हीट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? हीट। नाउ व्हाट इज़ हीट? चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। 10th क्लास में हमने पढ़ा था हीट जो होता था वो होता था I²RT। क्या होता था? I²RT। नाउ व्हाट इज़ I? I इज़ करंट। नाउ करंट इज़ डिनोटेड बाय एम्पियर। याद करो, अपन ने पढ़ लिया था, A² से इसको डिनोट करेंगे। R क्या होता था यहाँ पर? R होता था रेजिस्टेंस। R क्या था? रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस को कैसे निकाला था अपन ने? देखो ध्यान से, स्क्रीन के ऊपर अपन ने देखा है कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था? mL2t-3 t-2, mL2t-3 a-2. So we can write it as mL2t-3 a-2, and this is multiplied by time. टाइम को अपन t से डिनोट करते हैं। अब देखो, a⁻2 एंड a⁻2 कैंसिल हो गई। सही बात है। सिमिलरली ऐसे यहाँ पर t⁻1 है और यहाँ t⁻3 है, तो दिस कैन बी रिटन एज m ऐसा का ऐसा, L2 ऐसा का ऐसा, t की पावर क्या आ जाएगी? -2। और ये किसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया? हीट का आ गया। समझ में आई बात? ये किसका डायमेंशनल फार्मूला आया? हीट का आया। चलिए, सिमिलरली थर्ड, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, थर्ड को अपन देखते हैं। थर्ड देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको बुक्स में यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं Fg = Gm1m2/r²।
9th क्लास में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G m1m2 अपॉन r स्क्वायर, इन विच द कैपिटल G इज़ व्हाट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसी की वैल्यू निकालनी है, तो G का फार्मूला क्या बना, G का फार्मूला बना फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास। बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यहाँ से अपन आगे चलते हैं, ग्रेविटेशन कांस्टेंट को निकालते हैं। ग्रेविटेशन कांस्टेंट का क्या डायमेंशनल फार्मूला निकलेगा? तो देखो फोर्स क्या होता था, mlt-2 होता था। फोर्स क्या होता था, mlt-2, एंड r इज डिस्टेंस, तो दिस कैन बी रिटन एज l स्क्वायर। r का स्क्वायर है तो l का स्क्वायर लिख दिया, अपॉन में मास इंटू मास, तो दिस बिकम्स मास का स्क्वायर, दिस बिकम्स मास का स्क्वायर। तो व्हाट इज g बिकम्स m-1। क्यों? क्योंकि ऊपर देखो +1 है, नीचे +2 है, तो 1 - 2 क्या आ गया, -1 आ गया। तो m-1, l +1 +2 तो l3, सिमिलरली t की पावर -2, एंड दिस इज द फार्मूला फॉर डायमेंशनल फार्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। समझ में आई बात? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें डायमेंशनल फार्मूला समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डायमेंशनल फार्मूले से ही यूज़ आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में लिखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़, और वी कैन से द यूज़ नंबर सेकंड। किसका यूज़? डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़। भाई हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ और किस तरीके से कर सकते हैं, देखते हैं आगे। इसके आगे लिखेंगे अपन चेक वेदर, टू चेक वेदर ए गिवन formula or relation between physical quantities is correct or not। ठीक है, यूज नंबर 2 क्या रहेगा कि हम किसी भी रिलेशन या फिर किसी भी फॉर्मूले को चेक कर पाएंगे कि क्या वो फॉर्मूला गिवन जो है वो सही है कि गलत है। दोबारा सुनो, यूज़ नंबर 2 डायमेंशनल एनालिसिस का क्या रहेगा कि हम चेक कर पाएंगे कि क्या जो फॉर्मूला हमें दे रखा है वो सही है कि गलत है। चलिए अब इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करने से पहले हमें एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? ध्यान से देखना, बचपन में हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, S = ut + ½ at²। पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? ठीक है, ऐसे ही एक इक्वेशन पढ़ा था अपन ने, F = मास इंटू एक्सेलरेशन। सही है। ऐसे ही हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, V = u + at। ऐसी इक्वेशन पढ़ी थी हमने, v² - u² = 2as। सही बात है। इन सबको हमने क्या बोला? इक्वेशन बोला। क्या बोला? इक्वेशन बोला। क्या बोला? इक्वेशन। नाउ व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेज? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि दोनों तरफ, कौन सी तरफ? दोनों तरफ। किसके? इक्वेशन के। कौन सी दोनों तरफ? इक्वल टू के LHS और RHS। दिख रहा है? LHS और RHS। सिमिलरली यहाँ पर भी दिख रहा है LHS और RHS। सिमिलरली यहाँ पर भी दिख रहा है LHS और RHS। ऐसे इधर भी दिख रहा LHS और RHS। हर इक्वेशन में अगर इक्वेशन बनी हुई है तो LHS की जो डायमेंशन रहेगी वो डायमेंशन किसकी होनी चाहिए? RHS की होनी चाहिए, तभी वो इक्वेशन सही है, अदरवाइज वो इक्वेशन गलत है। नाउ व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेज? कि किसी भी इक्वेशन में इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वल टू के राइट हैंड साइड, इक्वल टू के लेफ्ट एंड इक्वल टू के राइट, दोनों साइड जो डायमेंशंस हैं वो सेम रहनी चाहिए। समझ में आई बात? चलिए इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट नंबर 1। क्या रहेगा स्टेटमेंट नंबर 1? कि द डायमेंशंस on both sides of any equation of physical quantities must be equal। ये क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए।
तो क्या कहता है प्रिंसिपल होमोजेनिटी का पहला स्टेटमेंट? ये कहता है कि भैया इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू के राइट हैंड साइड जो डायमेंशंस हैं वो सेम होनी चाहिए। अभी सिर्फ स्टेटमेंट देखते हैं, एग्जांपल थोड़ी सी देर में देखते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज स्टेटमेंट नंबर 2? स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 को देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 ये कहता है कि हमने देखो ऊपर वाली इक्वेशन जहाँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके अंदर यू टी को हमने ऐड किससे कर रखा है? हाफ ए टी स्क्वायर से। सिमिलरली यहाँ पर u को ऐड किससे कर रखा है? ए टी से। ऐसे ही नीचे क्या कर रखा है हमने? वी स्क्वायर में से यू स्क्वायर को माइनस कर रखा है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर आप दो क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और ऐड कर रहे हो, अगर आपने दो क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट किया या ऐड किया, ठीक है, तो आप उनको तभी कर सकते हो जब दोनों की डायमेंशंस सेम हो। दोबारा सुनो, सेकंड नंबर स्टेटमेंट ये कहता है कि आप दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को तब ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे जब दोनों की डायमेंशंस क्या होंगी? सेम होंगी। जब दोनों की डायमेंशंस क्या होंगी? सेम। तो व्हेन द डायमेंशंस ऑफ बोथ द फिजिकल क्वांटिटीज़ या टू और मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटीज़ आर सेम, दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट ने क्या कहा? इक्वल टू के एल एच एस और इक्वल टू के आर एच एस डायमेंशन बराबर होगी। सेकेंड नंबर स्टेटमेंट ने ये कहा कि दो क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी करोगे जब दोनों की डायमेंशन क्या रहेगी? सेम। चलिए तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड only if they have same dimensions. Only if they have same dimensions. ऐसा हम तभी करेंगे जब डायमेंशंस क्या रहेगी? सेम रहेगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि पहली चीज़, किसी भी इक्वेशन में LHS और RHS दोनों डायमेंशंस बराबर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, हम दो क्वांटिटीज़ को तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे जब उनकी डायमेंशंस क्या होगी? सेम होंगी। अब इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो कि हाँ भाई हम क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ऐसे ही 9th क्लास की कोई इक्वेशन उठाते हैं, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें जो v था ये था फाइनल वेलोसिटी। याद करो बच्चों, हमने 9th क्लास में पढ़ा था v फाइनल था, u क्या था? इनिशियल वेलोसिटी था कि नहीं था? ठीक है। a क्या था? एक्सेलरेशन था और t क्या था? टाइम। सही बात है। चलिए हमें सबसे पहले चेक करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डायमेंशन सेम होनी चाहिए, और दूसरा इन दोनों क्वांटिटीज़ को अगर ऐड कर रखा है तो इनकी भी डायमेंशंस सेम होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले v का डायमेंशन निकालते हैं। v इज़ फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हम ऊपर देख चुके हैं, हमने डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी को कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर पिछले वीडियो के अंदर, विच इज़ LT-1। भाई वेलोसिटी है तो LT-1 डायमेंशन होगी। सिमिलरली u क्या था? इनिशियल वेलोसिटी था। सही बात है, u क्या था? इनिशियल वेलोसिटी, जो कि अपने आप में फिर से वेलोसिटी है, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा? LT-1 आएगा। चलिए ऐसे अब अपन देख लेते हैं a इंटू टी। a क्या है? एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2। याद करो, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, जो कि कितना आया था? LT-2 आया था। इनटू टाइम क्या होता है? t होता है, मल्टीप्लाई कर दिया t से। क्या निकल के आया यहाँ पर फॉर्मूला? LT-1। अब देखो कमाल की बात यहाँ पर क्या है। कमाल की बात ये है कि जब हमने AT को डायमेंशन निकाला तो कितना निकल के आया? LT-1 आ गया। जब हमने u का डायमेंशन निकाला तब भी क्या रह गया? LT-1 आ गया। और जब हम डेराइव करते थे 9th क्लास में इसको, तब हम देखते थे कि हम दोनों ने जब इन दोनों को ऐड किया, क्यों किया? क्योंकि इनकी डायमेंशंस क्या है? सेम है। ठीक है। याद रखने की बात यह है कि जब भी हम किसी भी दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ऐड करेंगे तो उनकी डायमेंशंस सेम होनी चाहिए। क्लियर?
चलिए अब देखो फटाफट LHS की डायमेंशंस देख लेते हैं। LHS में ये है तो यहाँ पर LT-1 दिखता ही है। RHS में दो क्वांटिटीज़ हैं, RHS में दो क्वांटिटीज़ हैं, U भी है और AT भी है। U का भी LT-1 था और AT का भी LT-1 था। तो दिख रहा है कि LHS की जो डायमेंशंस आई वो RHS के बराबर है। सिमिलरली ये भी दिखता है कि अगर मैंने दो क्वांटिटीज़ को ऐड करा है तो इन दोनों की डायमेंशंस भी क्या हैं, बराबर हैं। समझ में आया तो लाइक दबाना, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखते हैं दूसरे एग्जांपल से। देखो दूसरा एग्जांपल अपन ले लेते हैं इक्वेशन S = UT + ½ AT² वाली। तो S = UT + ½ AT²। इस इक्वेशन को जब अपन देखते हैं तो देखो S क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। S था डिस्प्लेसमेंट। व्हाट वाज U? U हम जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी। A क्या था, एक्सेलरेशन था। T क्या था, टाइम था। A क्या था, एक्सेलरेशन, और T क्या था, टाइम। सही बात है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले देखो LHS की डायमेंशंस देखते हैं। LHS पे डिस्प्लेसमेंट है तो अपन L बोल सकते हैं, क्लियर है कि नहीं है? सही बात है भाई। L क्या है, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ में मेजर करते हैं इसलिए L लिख दिया। RHS में अगर मैं देखूँ तो RHS में मुझे दो दिखते हैं। सबसे पहले तो UT दिखता है। UT में U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको लिख सकता हूँ LT-1। सही बात है। और इनटू किस से कर रखा है, टाइम से, तो T के मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्या आ गया, L आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? चलिए और क्या है, RHS में ½ AT² भी है, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ हाफ जो है वो क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। क्या है ये, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। दिस इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इसका डायमेंशन एनालिसिस करके फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या निकल के आता है, देखो एक्सेलरेशन को LT-2 लिख सकते हैं और टाइम को लिख सकते हैं T⁻², एंड दिस कैन बी रिटन एज L। देखो T⁻² है, यहाँ पर T⁻2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा, L बच जाएगा। अब देखो दो क्वांटिटीज़ को ऐड कर रखा था UT + ½ AT² को, तो दोनों का डायमेंशन क्या आ गया, सेम आ गया। और LHS जो डायमेंशन था वही RHS डायमेंशन था। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, तो एक तरीके से दिमाग के अंदर क्लियर हो रहा होगा कि हम कैसे डायमेंशन एनालिसिस करते हैं और कैसे ये चेक करते हैं कि हाँ भाई दो डायमेंशन या कोई भी फार्मूला सेम है, सही है कि नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। 3rd नंबर एग्जांपल, इक्वेशन ले लेते हैं V² - U² = 2AS। ये इक्वेशन उठाते हैं। इसमें पहले तो LHS निकालते हैं। तो LHS में दो दिख रहे हैं। पहले दिख रहा है V था फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी है V² क्या हो जाएगा, तो देखो LT-1, तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी का होता है और इसका भी स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा L2T⁻²। क्लियर है कि नहीं? चलिए ऐसे ही हम जब U² निकालेंगे तो ये भी क्या था, LT-1 था। U वेलोसिटी होती है और इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, L2T⁻²। ठीक है। अब सिमिलरली RHS चलते हैं। देखो RHS गए तो क्या मिला, 2AS मिला। 2 तो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है। A क्या है, एक्सेलरेशन, तो दिस कैन बी रिटन एज LT⁻²। क्लियर। एंड दिस कैन बी रिटन एज S इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को L से डिनोट कर सकते हैं और यहाँ पर भी क्या आ गया, L2T⁻² आ गया। पहले तो देखो U² और V² को सब्ट्रैक्ट कर रखा था तो दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है, तभी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? दूसरा देखो RHS के अंदर हम जानते हैं LHS बराबर किसके होना चाहिए, RHS के होना चाहिए। LHS में जो यूनिट आ रही है क्या वही RHS में आ रही है कि नहीं आ रही? इसका मतलब ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। बोलो क्लियर है कि नहीं? चलो तो यहाँ से अपन को एक चीज़ तो समझ में आ गई कि किस तरीके से हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे और किस तरीके से ये चेक करेंगे कि हमारा जो फार्मूला है, गिवन फार्मूला है, वो करेक्ट है कि नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। फटाफट देखो नेक्स्ट एग्जांपल। हम देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। आपने लेट अस सपोज मेरा एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट ने आके मुझसे बोला कि सर बताओ, आप तो कहते हो कि चेक कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, हाँ कर सकते हैं। उस स्टूडेंट ने ये बोला कि सर बताओ कि ये फार्मूला मैंने कल पढ़ा Gm/r। मैंने क्या पढ़ा, Gm/r। ये बोलता है फार्मूला कि Gm/r अंडर रूट में वेलोसिटी के बराबर होता है। मैंने कहा अच्छा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या बता रहा है, वेलोसिटी इज़ v। g क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है। m क्या होता है, मास होता है। और r क्या होता है, डिस्टेंस होता है।
तो हमने कहा चलो अभी 2 मिनट में चेक कर देते हैं, हमें क्या पता होनी चाहिए डायमेंशंस। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि वेलोसिटी क्या होता था L⁻⁻⁻⁻, m तो क्या है, मास है ही, r क्या है, डिस्टेंस है ही, g क्या होता है अभी अभी ऊपर निकाल चुके हैं, देखो ध्यान से फटाफट, m⁻⁻1 L³ T⁻², तो इसको भी यहाँ लिख लेते हैं m⁻⁻1 L³ T⁻²। अब चेक कर लेते हैं, तो देखो फटाफट LHS में क्या दिख रहा है, वेलोसिटी दिख रही है, वेलोसिटी होती थी L⁻⁻1। RHS में क्या दिखा, ध्यान से देखो, RHS में क्या दिखा, √g दिखा, g की जगह मैं लिख सकता हूँ m⁻1 L³ T⁻², ठीक है। चलिए, मल्टीप्लाई बाय मास दिखा, तो मास को m से डिनोट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्या दिख रहा है, r दिख रहा है, r, तो r को हम l से डिनोट कर सकते हैं। देखो m से एक m कट गया, सिमिलरली ऐसे एक यहाँ से क्यूब बन के स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ देखो क्या बना, √L² T⁻², ठीक है। अंडर रूट से ये जब बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, L⁻1 और T⁻1। क्या बताओ ये RHS LHS के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि LHS = RHS एंड वी कैन से दैट हेंस प्रूव्ड दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। बोलो यार समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस अपने दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हम किस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं। पहले हमने फार्मूला बनाना सीखा, अब हम ये देख रहे हैं कि उस फार्मूले की हेल्प से हम कैसे किसी फार्मूले को चेक कर सकते हैं कि वो फार्मूला सही है कि गलत है। सही है, एक और क्वेश्चन करें, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन ये कहता है कि वेलोसिटी = AT² + BT³ + CT in which A, B, C are डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब ये ऐसे कांस्टेंट हैं जिनके पास डायमेंशन है। दूसरा T क्या है, टाइम है, और V क्या है, वेलोसिटी है। V क्या है, वेलोसिटी। क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A, B एंड C। क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड करके बताओ A, B, C की डायमेंशन क्या होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो भी डायमेंशन LHS में वेलोसिटी की है वही डायमेंशन RHS में भी होनी चाहिए। अब RHS में हमने 3 को ऐड कर रखा है, तो इन तीनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। इसका मतलब जो वेलोसिटी की डायमेंशन है वही AT² की होनी चाहिए, और वही AT³ की होनी चाहिए, और वही CT की होनी चाहिए। तो सिमिलरली अपन ये कर सकते हैं, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में हम ये लिखेंगे, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, using principle of homogeneity we can say that dimensions of velocity is equal to AT², BT³ and CT। now अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता था, वेलोसिटी का डायमेंशन होता था L⁻⁻1। नाउ दिस L⁻⁻1 विल बी इक्वल टू A टाइम का स्क्वायर, तो इसको T² लिख सकते हैं। यहाँ से A क्या आ गया, L⁻⁻1 डिवाइडेड बाई L2, T2 आ गया, T2 देखो ये यहाँ से नीचे चला जाएगा इसके डिवाइड में, सही है। तो ये क्या बना, ये बना L⁻⁻3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। जब ये T⁻⁻2 ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, समझ में आया, क्योंकि -1 तो पहले से ही ऊपर पड़ा है। और जब डिवाइड में जो T का स्क्वायर है वो जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, L⁻⁻3 बन जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही अपन BT³ की वैल्यू निकालते हैं, तो BT³ विल बी इक्वल टू L⁻⁻1 टाइम का क्यूब, तो क्या इसको मैं T³ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ डायमेंशनली। ऐसे ही जब मैं इसकी फार्मूले की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा B की वैल्यू, तो ये निकल के आएगी L1 T⁻⁻1 डिवाइडेड बाई T⁻3, क्योंकि ये यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू इसको लिख सकते हैं L⁻1 T⁻⁻4। और ये किसका फार्मूला बन गया, डायमेंशन फार्मूला बन गया B का।
ऐसे ही सिमिलरली अब अपन सी टी की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सी टी लिख सकता हूँ इसे, ये किसके बराबर हो जाएगा, एल टी पावर माइनस वन के बराबर हो जाएगा। टी जब यहाँ से नीचे जाएगा तो बनेगा सी इज इक्वल टू टी पावर माइनस वन एल टी पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई टी, एंड दिस कैन बी रिटन एज एल टी पावर माइनस टू, एंड दिस इज द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो एक क्वेश्चन इस तरीके का भी बन सकता है जिसमें वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज़ करके आपको बोल सकता है कि चेक करके बताओ ए बी सी की डायमेंशन क्या होंगी। या तो वो ये दे सकता है कि आपको कोई ना कोई फार्मूला दे दे और पूछ ले कि भैया बताओ कि ये फार्मूला सही है कि गलत है। सही बात है, क्लियर। अब आपका काम क्या है, आपको इस वीडियो की शुरुआत में जो मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था कि फोर्स के 4 ऑप्शन हैं, उसमें से चेक करके बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो आप घर पे ये प्रैक्टिस करेंगे कि उन चारों के अंदर से जो 4 मैंने फार्मूले लिखे थे, एक चौथा ऑप्शन जिसमें नन ऑफ दीज था, आपको ये चेक करना है कि उनमें से कोई ऐसा फार्मूला है जो फोर्स के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपको वो ऑप्शन टिक कर देना है, अदरवाइज़ नन ऑफ द ऑप्शन ट्रिक कर देना है। ठीक है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सबको ये वीडियो आ चुका होगा समझ में। इस वीडियो में अपन ने डायमेंशनल एनालिसिस का एक यूज़ देखा है जिसकी वजह से हम ये चेक करते हैं कि फार्मूला सही है कि गलत है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चेक करेंगे कि अब डायमेंशन एनालिसिस से हम यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट्स को कन्वर्जन भी किसकी हेल्प से होता है, डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से होता है। तो चलिए, मैं होप करता हूँ आज की क्लास सबको समझ में आ गई होगी। इसको बार बार देखना, नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूँगा, इसको बार बार देखो। इन क्वेश्चंस को खुद से हाथ से प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेरे प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। चलिए, उसके बाद लॉकडाउन के अंदर बाहर मत निकलिए, पढ़ाई करिए और टेंशन ना लीजिए, सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। क्लियर। चलिए, बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।